हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, तो इस पे प्रैक्टिस सेट 7 पे बात करेंगे। आप लोग अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो कृतज्ञ का विलोम जो होता है वो आपका क्या होता है, कृतघ्न होता है। नेक्स्ट है विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस जो है वो किसका है, जुगुप्सा का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है जल का पर्यायवाची नहीं है। नीर भी जल का पर्यायवाची होता है, पय भी होता है, तोय भी होता है। पीयूष जो है ये आपका अमृत का पर्यायवाची होता है, तो ये जो है ये जल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ईश्वर अंतर्यामी है, सही है। उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद आता है, इसमें ये उज्ज्वल गलत है, क्योंकि चांदनी अपने आप में उज्ज्वल ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है ये यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिसके हृदय में भाव रहते हैं वहाँ पर वो आश्रय पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। भ्राता, शब, कान और बयार। तो तत्सम पूछ रहा है, तो इसमें भ्राता जो है ये भाई का तत्सम शब्द है। कान का जो तत्सम होता है वो कर्ण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे वागीस का संधि विच्छेद है। तो वाक प्लस ईस, ठीक है, वाक प्लस ई, बी वाला राइट रहेगा। ऑप्शन डी आप लोग इसलिए चूज मत करिएगा क्योंकि गा में जो पाई लगी हुई है वो बड़ी ई की लगी हुई है, इसलिए वाक प्लस ईस बड़ी ई की पाई ही यहाँ पर सही रहेगी। नेक्स्ट है दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो आम के आम गुठलियों के दाम, आप छोटे पर से पढ़ रहे होंगे, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप है। तो कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा, और जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दशानन में कौन सा समास है। आप सब जानते हैं दशानन में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि जो शब्द होता है अर्थ उससे कुछ विपरीत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ठीक है, एक के अनेक अर्थ होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द कौन सा है। आयु, ग्रंथ, आदेश और गुरु। गुरु जो है ये अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि गुरु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जिसे जीता ना जा सके इसके लिए क्या एक शब्द है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए जो अकेला शब्द है वो क्या है, अजात शत्रु है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। वत्स, काज, रात्रि और वायु। काज जो है ये हमारा तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो कार्य होता है। नेक्स्ट है बेइज्जत करना, अर्थ के लिए सही मुहावरा है पगड़ी उछालना। ठीक है, पगड़ी उछालना का मतलब होता है बेइज्जत करना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं किए गए उपकार को मानने वाला जो होता है उसे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ का जो विलोम होता है वो कृतघ्न होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भूतकाल का है। यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ठीक है, मोहिनी खाती होगी, ये मतलब जो है वर्तमान काल में आता है, जो पूरी तरह से पूरा नहीं होता, संदिग्ध वर्तमान में आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है हमारा, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मतलब वो जा चुका है। ठीक है, वो नहीं गया है, लेकिन वो जाने वाला था, अब वो नहीं जाएगा, मतलब पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है कि वो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये वाक्य जो है वो भूतकाल में पहुंच गया। नेक्स्ट बात करेंगे वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, राइट है। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, राइट है। मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, ये भी सही है। उसका प्राण निकल गया, तो ये सही ना होकर के उसके प्राण निकल गए, ये हमारा राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से रीत काल के कवि हैं। तुलसी, कबीर, सूरदास जो ये रीत काल से संबंध नहीं रखते हैं। जो वृंद हैं, ठीक है, बहुत बड़े कवि हुए हैं, तो ये जो है ये रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। रीतिकाल से बिहारी भी आपके संबंधित हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय में गुण संधि है। नेक्स्ट है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। अंग, गोदी, हिस्सा। ठीक है, तो इसमें हिस्सा नहीं होता है अंक का अर्थ, तो ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है गोद, संख्या, अध्याय, यही हमारा राइट आंसर है। अध्याय भी अंकों में होते हैं कहीं कहीं, गोद भी अंक का समानार्थी है, संख्या तो अंक का होता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं चिर, जो प्राचीन हो, चीर मतलब कपड़ा, तो प्राचीन और कपड़ा वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है
पुराना और चिर, तो ये चिर देखिए पहले है, मतलब पुराना पहले आएगा और वस्त्र बाद में आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पर राइट है, लेकिन ऑप्शन बी में जो है ये इसका क्रम सही नहीं है, चिर बाद में और चिर को पहले रखा गया है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, वचन किसका बोध कराता है? तो वचन जो है ये प्राणी या वस्तु की एक या अनेक होने का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ठीक है, व्याकरण में काल का अर्थ पूछा गया है। अदरवाइज काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, दोहा चरण में कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, तो कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। कुछ जो राइटर्स हैं वो संप्रदान भी इसमें बताते हैं, उसके पीछे वजह ये है कि राजा ने ब्राह्मण के लिए धन दिया, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका को आ रहा है, परसर्ग यहाँ पर को आ रहा है, इस वजह से इसमें हमारा कर्ता कर्म कारक जो होगा वो राइट रहेगा। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तो चरित्र जो है वो आपका अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है वो गलत है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कामायनी के रचनाकार हैं, आप सब जानते हैं कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रंग बड़ी की पाई है, तो ईला। ठीक है, तो आप खुद समझ रहे हैं कि इसमें प्रत्यय जो होगा वो ईला होगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संयोग। ठीक है, संयोग उपसर्ग से बना शब्द है, तो सम प्लस भाव। ठीक है, सम उपसर्ग से बना शब्द पूछा है, तो सम प्लस भाव सम उपसर्ग से बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। ठीक है, तो किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट जरा 30 नंबर क्वेश्चन में एक बार फिर से चेक करता हूँ, इसमें ऑप्शन सी में सम प्लस भाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हलंत है ना, इस वजह से ऑप्शन सी गलत होगा, इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, इसमें सम प्लस योग। ठीक है, संयोग का जो संधि विच्छेद होगा वो सम प्लस योग होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। इतना करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा, कार्य, मित्र और त्यौहार, तो इसमें जो कृपा है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो संचालक जो होता है ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। संचालिका जो होता है वो इसका स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो विशेषण जो है वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। आप सब जानते हैं कि जो विशेष्य होते हैं विशेषण के साथ लगे होते हैं, और विशेष्य हमारे जो होते हैं वो संज्ञा ही होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक होते हैं। आगे हम लोग का पैराग्राफ है, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु जर्मनी था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें जो प्रमुख शत्रु था मित्र शक्तियों का, वो कौन था? जर्मनी था। जर्मनी के साथ शांति संधि का मसविदा तैयार करने के लिए मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस में आरंभ हुआ। कहाँ पे आरंभ हुआ? पेरिस में। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति विल्सन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसे थे। जर्मनी ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि विल्सन के 14 सूत्र तथा अन्य वक्तव्य शांति का आधार बनेंगे। 14 सूत्रों के अलावा विल्सन ने घोषणा यह भी की थी कि किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी से कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी और ना ही किसी से दंड स्वरूप किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना देने को कहा जाएगा। तो ये हमारा पैराग्राफ था। अब इसके हम लोग आंसर्स देखते हैं। मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु कौन था? तो आप अभी देख चुके हैं, जर्मनी था। मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहाँ हुआ? 1919 में पेरिस में हुआ। अगर आप सही से पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको जो इसके आंसर्स हैं वो पीछे पैराग्राफ में जाके देखने ही नहीं है, यहीं पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इतना टफ पैराग्राफ आपका नहीं आता है। नेक्स्ट है, शांति सम्मेलन के समय संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति कौन था? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब युद्ध हुआ तो जो संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति कौन था? विल्सन थे। ठीक है, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति विल्सन जी थे। ये ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। जर्मनी की आत्मसमर्पण का मुख्य आधार क्या था? तो जो 14 सूत्री मांगे थी वो क्या थी? विल्सन के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं था?
ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है, वहीं पे मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये 40 क्वेश्चंस थे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, अगले पार्ट के साथ। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी ज़्यादा मैं अच्छी वीडियो आपको दे सकूँ। चलिए बाय बाय।